अभी तक हमारी हो चुकी है 6 क्लासेस। हमने सारी क्लासें रिकॉर्ड की हुई हैं और उनको ऑर्गेनाइज करके मैं शेयर कर चुका हूं, वो हम बनाते जाएंगे आगे। अच्छा, अब ये हो गई जी फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉइन इज फॉलिंग इन एयर, लिस्ट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कॉइन along with their directions। जिस बच्चे को इसका आंसर आता है हैंड रेज करो। जिस बच्चे को इसका आंसर आता है हैंड रेज करो। मुहिब बताओ। हाँ, एक होगी वेट की फोर्स और एक होगी एयर रेजिस्टेंस की फोर्स, लेकिन डायरेक्शन भी पूछी हुई है। तो अगर कॉइन फॉल कर रहे एयर में, तो वी हैव टू फोर्सेस। वन ऑफ देम इज वेट एंड द अदर वन इज एयर रेजिस्टेंस। अच्छा, एयर रेजिस्टेंस हमेशा अपवर्ड्स होगी या अपोजिट टू द मोशन होगी? जल्दी से बताओ। हमेशा होगी अपोजिट टू द मोशन। तो हम इसको लिखेंगे। अच्छा, इसको हम मिलके लिखते हैं। सबसे पहले लिखें कि वेट विल बी वेट विल बी अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स? वेट विल बी डाउनवर्ड्स। और दूसरी फोर्स क्या हो गई? एयर रेजिस्टेंस विल बी अपवर्ड्स। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम सीखना क्या चाह रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट कर रहे हैं? डिफरेंट चीजों पे फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना। ये आपके पेपर में आता होता है। दे विल गिव यू अ सिचुएशन एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट द फोर्सेस। बेटा, मैं नोट्स की कुछ Sir, कॉपीज आज नहीं ले आया, कल आपके लिए ले आऊंगा, ठीक है? अभी आप समझते sir, जाओ, I have नोट्स a पे करते question. जाओ। अच्छा जी, अब हम आ गए नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छी तरह देखो। फिगर 4, ये है फिगर 4। shows a car moving towards right, represent all the forces acting on the car। 1 second, सिचुएशन देख लो। अ कार इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर ऑन द कार? कौन बच्चा बताएगा? मुहिब बताएगा। आपने बताना है। 1 सेकंड बेटा, आप बताएं। वेट गुड, एयर रेजिस्टेंस गुड, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अच्छा, अब मैं वन बाई वन पूछता हूं। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किन किन पॉइंट्स पे एक्ट कर रही है? बेटा बोर्ड पे देखो। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किन किन पॉइंट्स पे एक्ट कर रही है? बेटा बात ना करो। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहां पे एक्ट कर रही है? व्हील्स के ऊपर। कहां पे एक्ट कर रही है? व्हील्स के ऊपर। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी इट्स वर्टिकली अपवर्ड्स। तो व्हील्स के ऊपर वी हैव नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसको हम लिख देते हैं N1 और N2। क्या लिखेंगे इसको? N1 और N2। N1 और N2 क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नीचे लिख भी दो। लिखो N1 एंड N2, क्या कहेंगे इसको? आर नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस। आई बिलीव यू नो दैट कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होती है। जब आप किसी सरफेस को पुश करते हैं तो उसका रिएक्शन होता है, ठीक? कॉपी हो गया यहां तक? अच्छा, आप थोड़ा सा और आगे चले गए। गाड़ी का जो वेट है वो कहां पे होगा? गाड़ी के सेंटर पे। जनरली गाड़ी के सेंटर पे होता है। उसको हम किस तरफ बनाएंगे, डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स? डाउनवर्ड्स। इस पे हम लिख देंगे वेट, ठीक है? अच्छा, ये हो गई हमारे पास दो फोर्सेस, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट। फ्रिक्शन किस तरफ होगी? टायर्स के ऊपर, पीछे की तरफ। फ्रिक्शन बना दो। कहां पे होगी फ्रिक्शन? अपोजिट टू द मोशन। फ्रिक्शन कहां पे होगी बेटा? अपोजिट टू द मोशन। हाँ हाँ, टायर्स के ऊपर फ्रिक्शन होगी ना। और जो गाड़ी के ऊपर हवा है उसकी एयर रेजिस्टेंस भी होगी। और एयर रेजिस्टेंस भी किस तरफ बनाएंगे? अपोजिट टू द मोशन। और मोशन की डायरेक्शन में क्या होगी? ड्राइविंग फोर्स या इंजन फोर्स? बेटा मोशन की डायरेक्शन में कौन सी फोर्स होगी? ड्राइविंग फोर्स, या फिर आपके लिए विजिबल है वहां से? चलो, गाड़ी की जो इंजन फोर्स है या ड्राइविंग फोर्स है वो किस तरफ होगी? मोशन की डायरेक्शन में। तो ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमने फोर्सेस को लेबल करना है। आगे समझ यहां तक? चले जाए नेक्स्ट पे। चलें, अब नेक्स्ट पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिखाया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 है जी, पढ़ते हैं मिलके। फिगर 5, फिगर 5 ये वाली है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है, शोज अ मैन
पुलिंग अ बॉक्स थ्रू अ रोप रिप्रेजेंट टेंशन T1 एक्टिंग ऑन द मैन। बंदे के ऊपर जो टेंशन लग रही है वो आप रिप्रेजेंट करें, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, अपना अपना रिप्रेजेंट करो। बेटा क्या ख्याल है, बंदा जब खींचेगा, फर्ज करें वो बंदा जो है उसने बेसिकली क्या हो रहा है, बंदे ने उस डब्बे को पकड़ के रखा हुआ है, तो बताओ बंदे के ऊपर टेंशन होगी या नहीं होगी? होगी ना। बंदे के ऊपर जो टेंशन होगी वो बंदे के टुवर्ड्स होगी या बंदे से अवे होगी? बच्चों बताओ जरा। बंदे ने, ड्राइंग देखो, बंदे ने रस्से के साथ इसको पकड़ के रखा हुआ है, तो बंदे के ऊपर जो टेंशन होगी पर्सन के ऊपर, वो टुवर्ड्स द पर्सन होगी या अवे फ्रॉम द पर्सन होगी? अवे सर फ्रॉम द पर्सन होगी। तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसका एरो बनेगा यहां पे। अच्छा, जिन बच्चों के पास वर्कशीट नहीं है, ये मैं पूरा जो डॉक्यूमेंट है ये ग्रुप में शेयर कर दूंगा और कल प्रिंट करके ले आऊंगा, ठीक है? अभी समझते जाओ। ये हो गई टेंशन बंदे के ऊपर, ठीक है, ये हमने रिप्रेजेंट करनी थी। इसको क्या कहा हुआ है? T1, ये फर्स्ट पार्ट था। तो T1 एक्टिंग ऑन द पर्सन, रिप्रेजेंट टेंशन T1 एक्टिंग ऑन द पर्सन। अब सेकेंड पार्ट रीड करो। सेकेंड पार्ट है, थोड़ा सा लैग आ रहा है, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट। टू रोप्स आर पुलिंग द बॉक्स अपवर्ड्स। बॉक्स के ऊपर कितनी रोप्स एक्ट करनी है? दो रोप्स। कौन कौन सी? एक रोप ये हो गई और एक रोप ये हो गई। हाँ जी, समझ आ रही है बात? डब्बे के ऊपर दो रोप्स हैं ऐसे। अच्छा, पूछा हुआ क्या है? द बॉक्स इज स्टिल, बॉक्स स्टिल है, ठीक है। उसके बाद टेंशन इन ईच रोप, टेंशन इन ईच रोप पुलिंग द बॉक्स इज T2 रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉक्स। तो आपने बॉक्स पे रिप्रेजेंट करनी है टेंशंस। मुझे बताया, अगर हम बॉक्स पे टेंशंस रिप्रेजेंट करते हैं कहां पे होंगी? एक ये वाली होगी ना, और एक ये वाली होगी, और इन दोनों को क्या कहा हुआ है? दैट इज, थोड़ा सा लैग आ रहा है, वन सेकेंड, मैं जरा नेट चेंज कर दूं। अच्छा जी, डब्बे के ऊपर हमने रिप्रेजेंट करनी है टेंशन। कर दिया? हो गया? डब्बे के ऊपर टेंशन, मेरा कनेक्ट हो जाए। बच्चों आप लोग ना इसका प्रिंट निकलवा लो, ऑनलाइन वाले बच्चे, ताकि आप मेरे साथ करा करो। ये जी हमने निकाल लिया, ठीक है। और अच्छा, अब ये ड्राइंग देखो जरा। अगर मैं आपसे दोबारा पूछूं, बंदे पे टेंशन रिप्रेजेंट करो, क्या होगी? बंदे से अवे, ठीक है। तो ये टेंशन हमने बना दी बंदे के ऊपर, यस हो गया। डब्बे के ऊपर दो रोप्स हैं, अगर उन दोनों रोप्स में हम टेंशन बनाते हैं, कैसे होगी? टेंशन हमेशा अवे होती है, इस पे T2 और इस पे भी T2। बेटा कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना? बना दिया? अच्छा, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट पहले देखते हैं। ये कोई बंदा है, वो स्कूटर चला रहा है, ठीक है। हाँ बताओ। ये क्वेश्चन को मैं वेट नहीं आज करेगा। करेगा, लेकिन वो हमने शो नहीं किया। करना चाहिए वैसे, मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 6। बेटा इंटरनेट का ना कोई पीछे से मसला आ रहा है। किसी बच्चे ने मेरा पासवर्ड तो चोरी नहीं किया हुआ? पता चले मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पीछे से कोई मूवियां देख रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, हैं? ये मेरे साथ हो चुका है पीछे। किसी बच्चे ने अली भाई को रिश्वत दे दी थी, वो जो मेरे असिस्टेंट हैं, उनसे पासवर्ड निकलवा लिया था, और वो डेली बैठ के डाउनलोडिंग करता था। तो यही हालात होते थे। मैं पासवर्ड चेंज करता हूँ। अच्छा देखो, ये है स्कूटर, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा। अब ये यहां से आगे पढ़ते हैं। फिगर 6 रिप्रेजेंट्स अ बाइक बीइंग ड्रिवन टूवर्ड्स राइट। बाइक को हम ड्राइव कर रहे हैं राइट साइड पे। हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बाइक? लिस्ट द फोर्सेस एंड देयर डायरेक्शंस। चले मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट डू यू थिंक, हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर ऑन द बाइक? व्हील्स के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, व्हील्स के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, उसका वेट, फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, एंड व्हाट अबाउट द इंजन की फोर्स? इंजन की फोर्स भी तो होगी ना। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले वेट बना देते हैं। वेट कहां पे होगा? वेट होगा सेंटर से।
तो सबसे पहले बाइक का हो गया वेट, बाइक का भी बंदे का भी। अच्छा अब मुझे बताओ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहां पे एक्ट करेगी? व्हील्स के ऊपर ना, जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक होगी या दो होंगी? दो होंगी। और ये क्या करेंगी? बाइक को सपोर्ट करेंगी। तो इसको हम कह देते हैं N1 और N2। N1 ऑन द रियर व्हील, N2 ऑन द फ्रंट व्हील। ये हो गई दो फोर्सेस। अच्छा अब फ्रिक्शन कहां पे होगी? टायर और रोड्स के इन बिटवीन, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? बैकवर्ड। सो अगेंस्ट द मोशन। ये फोर्स कौन सी हो गई? फ्रिक्शन। और एयर रेजिस्टेंस तो उस पूरी चीज पे एक्ट करेगी ना, उसका भी हम एरो बना देते हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जो आपका पॉइंट है वो ये है कि इफ समथिंग इज रोटेटिंग, देन ऑन द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये मैं आगे समझा दूंगा, लेकिन लेकिन आप इसको यूं समझें, गाड़ी के ऊपर जब हम फ्रिक्शन लेते हैं एज अ होल, तो वो हम मोशन के अपोजिट लेते हैं। जब व्हील पे बनाते हैं तो मोशन की डायरेक्शन में बनाते हैं। अगर आप कह रहे हैं तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। ये बच्चा जो बात कर रहा है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये बच्चा ये कह रहा है कि सर अगर कोई व्हील रोटेट करेगा तो उस पर फ्रिक्शन होती है आगे की तरफ। ये बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे आंसर करते जाएं। ये जो इस बच्चे ने बात की है, मुझे बताओ अगर ये व्हील आगे की तरफ जा रहा है तो ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सोच के बताना है। हाँ जी, अगर ये आगे की तरफ जा रहा है तो ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसका मोशन आगे की तरफ, और इसका जो मोशन है ये स्लाइड नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। अब मुझे ये बताओ, जब ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, इस क्लॉकवाइज रोटेशन में आप मुझे बताएं कि फ्रिक्शन सिर्फ उस पॉइंट पे होगी जो रोड को टच कर रहा है, दैट इज पॉइंट पी। मेरा अब आपसे सवाल, मोशन तो आगे की तरफ है, पी का स्लाइड इज फॉरवर्ड और बैकवर्ड? बैकवर्ड। अब जो फ्रिक्शन होती है वो हमेशा स्लाइड के अपोजिट होती है। समझ आ गई बात? अब पी का जो स्लाइड है वो किस तरफ है? बैकवर्ड। अब जरा आप विजुअलाइज करें, व्हील घूम रहे हैं। जब व्हील घूमेगा क्लॉकवाइज तो जाएगा किस तरफ? आगे की तरफ। जब व्हील जाएगा आगे की तरफ तो पी हर बार स्लाइड करेगा पीछे की तरफ, और पी हर बार चेंज भी होता रहेगा। पी हर बार, अभी पी है ना, फिर अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, लेकिन जो भी पॉइंट पी की जगह पे होगा वो हर बार किस तरफ स्लाइड करेगा? बैकवर्ड। और फ्रिक्शन का रूल ये होता है कि इट्स अपोजिट टू द स्लाइड। अब अगर स्लाइड है बैकवर्ड तो फ्रिक्शन किस तरफ होगी? फॉरवर्ड। This is the only case in which friction is in the direction of motion. सर थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। अब ये फ्रिक्शन एक्सलेरेशन कॉज करेगी या डिसलेरेशन कॉज करेगी? थोड़ा सा रोक के बताना है। ये फ्रिक्शन रोटेशन को अपोज कर रही है या फेवर कर रही है? अपोज कर रही है। इसलिए इसलिए जब गाड़ी पे फ्रिक्शन बनाते हैं तो उसको मोशन के अपोजिट बनाते हैं। द फ्रिक्शन एज अ डायरेक्शन इज सर इन जी। द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हाउएवर सर इट इज अपोजिंग द मोशन, हाउएवर सर इट इज। जी बेटा। अ, अच्छा सर हाउ, मुझे इसका बता देंगे सर, ये आपने जो यहाँ लिखा हुआ है स्लाइडिंग का। जी जी, ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ बच्चों। ऑनलाइन सही है वाले सर। कुछ बच्चों को ना समझ नहीं आया, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। आपकी पैन को मैं लंच दूँ आपको सर। रिमूव कर दिया, कोई आउटसाइडर था। कल से मैं आवाज बंद कर दूंगा। अच्छा देखो, जब ये व्हील रोटेट करेगा, इस व्हील के रोटेशन में अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चों आपने फोकस करना है। फर्ज करें ये हमने बना दी रोड, स्टेप बाय स्टेप। अब इस रोड के ऊपर हम व्हील के रोटेशन पे फोकस करते हैं। ये हो गया व्हील। अब इस व्हील का एक पॉइंट है जो कांटेक्ट में है ग्राउंड के साथ, उस पॉइंट को हमने कह दिया पॉइंट पी। व्हील जब मूव करेगा तो रोटेट करेगा ना। अगर व्हील का मोशन आगे की तरफ है तो वी नो दैट के रोटेशन विल बी क्लॉकवाइज। यहां तक कोई कंफ्यूजन ऑनलाइन वाले बच्चों? जब ये व्हील आगे जाएगा तो रोटेट क्या करेगा? क्लॉकवाइज। इस क्लॉकवाइज रोटेशन में पी का स्लाइड किस तरफ होगा? पी स्लाइड करेगा हर बार पीछे की तरफ। यहां तक कोई कंफ्यूजन? आगे समझ? जब भी ये रोटेट करेगा हर बार पी क्या करेगा? पीछे की तरफ स्लाइड करेगा। और फ्रिक्शन हमेशा स्लाइड के अपोजिट होती है। जैसे अगर मैं अपने दोनों हाथों को स्लाइड करूंगा
तो जो हाथ स्लाइड करेगा राइट पे, उस पे फ्रिक्शन होगी लेफ्ट पे। फ्रिक्शन हमेशा स्लाइड के अपोजिट होती है। तो अगर स्लाइड पीछे की तरफ होगा तो फ्रिक्शन किस तरफ होगी? आगे की तरफ। लेकिन ये फ्रिक्शन क्योंकि रोटेशन को अपोज करती है, तो हम इसका इफेक्ट अपोजिट टू द मोशन लेते हैं। बात क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए व्हील पे फ्रिक्शन, तो आप कहेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर आपसे पूछा जाए गाड़ी पे फ्रिक्शन, तो आप कहेंगे अगेंस्ट द मोशन। ठीक, अब हम आ जाते हैं उस नोट्स के ऊपर। अच्छा जी, अब मैं दोबारा जल्दी से पूछता हूं, आप बताते जाओ। बाइक पे कितनी फोर्सेस हो गई? जल्दी जल्दी। व्हील्स के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस और ड्राइविंग फोर्स और वेट। ये हमने बना दिया वेट। नॉर्मल रिएक्शन कहां पे बनाएंगे? जल्दी से बताओ। नॉर्मल रिएक्शन बनेगा व्हील्स के ऊपर। ये हो गया N2 फर्ज करें, फ्रंट व्हील। और ये हो गया N1। ये कौन सा हो गया? बैक व्हील। अच्छा, जो फ्रिक्शन हम बनाते हैं वो हम पीछे की तरफ बनाते हैं, क्योंकि वो मोशन को अपोज करती है। तो ये बाइक के ऊपर हो गई फ्रिक्शन। और एयर रेजिस्टेंस किस तरफ होगी? वो भी पीछे की तरफ। और बाइक की जो इंजन की फोर्स है वो किस तरफ होगी? जल्दी से बताओ। इंजन फोर्स, इंजन फोर्स आगे की तरफ। ड्राइविंग फोर्स या इंजन फोर्स आगे की तरफ। कंफ्यूज तो नहीं हुए ना? बाइक की जो इंजन फोर्स है वो आगे की तरफ, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वर्टिकली अपवर्ड्स, फ्रिक्शन बैकवर्ड, एयर रेजिस्टेंस बैकवर्ड। So friction on cars and bikes is actually in the direction of motion. But we लेकिन take it क्योंकि वो opposite. oppose हाँ, करता है by converting the force. आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है। हाँ, यानी कि फिर वो heat में convert करता है और opening force. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मतलब अगर हम उसको डायरेक्शन देखते हैं लिटरली कि है क्या, तो मोशन की डायरेक्शन में होती है। लेकिन क्योंकि वो मोशन को अपोज करता है, रोटेशन को अपोज करता है, तो हम उसको रिप्रेजेंट मोशन के अपोजिट करते हैं। ठीक, अब हम चले गए क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें दो डब्बे लटके हुए हैं। पूछा हुआ क्या है? फिगर 7 शोज 2 बॉक्सेस। 2 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं आपको? ये हो गए फिगर 7 में। अच्छा, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2, बोथ बॉक्सेस आर हेल्ड टुगेदर बाय अ रोप। हेल्ड का मतलब क्या है? रुके हुए या मूव कर रहे हैं? हेल्ड का मतलब है कि दे आर रुके हुए। अच्छा, टेंशन इन ईच पार्ट ऑफ द रोप इज टी। टेंशन रोप के अंदर क्या है? टी। वेट ऑफ बॉक्स 1 इज W1, वेट ऑफ बॉक्स 2 इज W2, फ्रिक्शन ऑन बॉक्स 1 इज स्मॉलर f। ठीक है, रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉक्सेस। आपने खुद रिप्रेजेंट करनी है। मैं आपसे यूं पूछता हूं, पहला सवाल, बॉक्स 2 पे कितनी फोर्सेस हैं? 2 फोर्सेस हैं। कौन कौन सी? टेंशन और वेट। अच्छा, बॉक्स 2 पे एयर रेजिस्टेंस क्यों नहीं होगी? जल्दी से बताओ। बॉक्स 2 पे एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी क्योंकि वो रुका हुआ है। क्योंकि वो रुका हुआ है, जब वो मूव करेगा एयर रेजिस्टेंस तब होगी। तो बॉक्स 2 पे 2 फोर्सेस कौन सी हो गई? उसका वेट, उसको कहा हुआ है W2। और रस्से के अंदर जो टेंशन है उसको क्या कहा हुआ है? रस्से के अंदर जो टेंशन है उसको T कहा हुआ है। एंड टेंशन इज अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। कोई कंफ्यूजन इसमें? बॉक्स 1 पे आ जाओ। बॉक्स 1 पे कितनी फोर्सेस होंगी? हाँ जी बताओ बेटा। अगर आप बताएं, कॉर्नर वाला बच्चा, आपका क्या नाम है? हाँ, तनशीद, आप बताओ बॉक्स 1 पे कितनी फोर्सेस हैं? वेट, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी। आप बताएंगे एयर रेजिस्टेंस क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो रुका हुआ है। अब बॉक्स 1 पे फोर्सेस बनाओ। टेंशन, रोप के अंदर टेंशन है T। ठीक, दूसरी फोर्स कौन सी हो गई? बॉक्स 1 का वेट W1। ठीक है, क्लियर यहां तक? फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉलर f के साथ। फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन कहां पे होगा? वर्टिकली अपवर्ड्स। सो बॉक्स 1 के ऊपर वी हैव 4 फोर्सेस: टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, वेट और फ्रिक्शन। कोई कंफ्यूजन इसमें? आगे चले गए जी बेटा, आप बताएं। हाँ, लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, लिखा हुआ है डिफाइन रिजल्टेंट और नेट फोर्स। पढ़ने से पहले अगर कोई बच्चा बताना चाहे नेट या रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? नहीं, पढ़ने से पहले, पढ़े बगैर अगर आपसे वैसे पूछा जाए कि व्हाट इज द नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स, तो आप कहेंगे अगर एक तरफ से ज्यादा फोर्स हो
और दूसरी तरफ से कम फोर्स हो तो उसका जो डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स को हम कहते हैं नेट फोर्स या फिर रिजल्टेंट फोर्स। अब इसकी पहले तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिफाइन रिजल्टेंट और नेट फोर्स। डेफिनेशन, इफ फोर्सेस एक्टिंग in one direction are not balanced by the forces acting in the opposite direction, then the difference of forces acting in opposite directions is called resultant force। समझ आ गई बात? आसान जबान में अगर हम कहें कि तो ये भी कह सकते हैं कि if the forces are unbalanced then their difference is called resultant force। समझ आ गई बात? अगर आपने छोटा सेंटेंस लिखना है तो क्या लिखेंगे? If the forces are unbalanced then their difference is called the resultant or the net force। क्लियर ये बात? ये वाली डेफिनेशन थोड़ी डिटेल्ड है, आगे चले गए। फाइंड रिजल्टेंट और नेट फोर्स। आपने रिजल्टेंट या नेट फोर्स फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा वेट कर लो। क्वेश्चन नंबर 1, write a world equation for resultant force or net force on a coin falling vertically downwards in air। जिसको आंसर आता है हैंड रेज करो। एक कॉइन है वो फॉल कर रहा है एयर के अंदर, आपने बताना है कि उसकी नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी। पहला क्वेश्चन, कॉइन पे फोर्सेस होंगी कितनी? ये है कॉइन, बना दो इधर। ये कॉइन फॉल कर रहा है नीचे की तरफ, वेट एंड एयर रेजिस्टेंस। तो आपने एक रूल बनाना है, जो फोर्स मोशन की डायरेक्शन में होगी वो पहले लिखनी है, जो मोशन के अपोजिट होगी वो बाद में लिखनी है। जो फोर्स मोशन की डायरेक्शन में होगी वो पॉजिटिव, जो मोशन के अगेंस्ट होगी वो नेगेटिव। मैं रिपीट कर देता हूं, मोशन की डायरेक्शन में जो फोर्स होगी वो होगी पॉजिटिव, जो मोशन के अपोजिट होगी वो क्या होगी? नेगेटिव। अब इसका मोशन किस तरफ है? नीचे की तरफ। अब कॉइन जा रहे नीचे की तरफ, मोशन हो गया नीचे की तरफ, फॉलिंग। हाउ मेनी फोर्सेज आर देयर? देयर आर 2 फोर्सेज। आपने वर्ड्स में लिखना है ना। नीचे की तरफ क्या होगा इसका? वेट। और ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स होगी? एयर रेजिस्टेंस। अब आप मुझे ये बताएं कि मोशन की डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है, वेट या एयर रेजिस्टेंस? मोशन की डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है? वेट। तो लिखो रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। तशनीत आप मुझे इक्वेशन बताओ। नाम सही लिया आपका मैंने या भूल गया हूं? तनशीद। तनशीद इक्वेशन बताओ। हाँ, इज इक्वल टू वेट इज फॉरवर्ड एंड एयर रेजिस्टेंस इज बैकवर्ड। तो क्या लिखेंगे? वेट, क्या लिखेंगे बेटा? वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस। पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात समझ आई। जो मोशन की डायरेक्शन में होगी। आप मुझे बताएं मोशन किस तरफ है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? मोशन है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ कौन सी फोर्स है? वेट। तो वेट को लेंगे पॉजिटिव। और ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स है? एयर रेजिस्टेंस। तो उसको लेंगे नेगेटिव, यानी कि मोशन की डायरेक्शन को लेंगे पॉजिटिव। सर ये समझ नहीं आई। बेटा मैं दोबारा बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन ये था कि कॉइन फॉल कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब ये हो गया कॉइन। कॉइन फॉल किस तरफ कर रहे हैं, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? कॉइन फॉल कर रहे नीचे की तरफ, ये हो गया मोशन। अब अगर मोशन है नीचे की तरफ, तो जो भी चीज नीचे की तरफ होगी वो पॉजिटिव, और जो भी चीज ऊपर की तरफ होगी वो नेगेटिव। समझ आ गई बात? मोशन नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ हर चीज पॉजिटिव, और ऊपर की तरफ हर चीज नेगेटिव। मैं रुक गया, आप मुझे बताओ आ गई समझ? जिस तरफ मोशन होगा, मोशन की डायरेक्शन पॉजिटिव, मोशन के अगेंस्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब 2 फोर्सेस कौन सी हो गई? एक हो गया कॉइन का वेट, और दूसरी फोर्स कौन सी हो गई? दूसरी फोर्स हो गई एयर रेजिस्टेंस। अब आप मुझे बताएं कि पॉजिटिव किसको लेंगे और नेगेटिव किसको लेंगे? जो मोशन की डायरेक्शन में होगा वो पॉजिटिव, और जो मोशन के अपोजिट होगा वो नेगेटिव। कोई कंफ्यूजन इसमें? आगे समझ? अब मुझे बताओ इक्वेशन क्या बनेगी? रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू, वेट पहले लिखेंगे ना, और सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे इसमें से? एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि मोशन की डायरेक्शन में। जी जी, मोशन की डायरेक्शन में पॉजिटिव, उसको पहले लिखेंगे।
मोशन के अपोजिट नेगेटिव उसको बाद में लिखेंगे। क्लियर यहां तक? ठीक, तो ये हो गया। अब इस वाले का हमने आंसर लिखा कि रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस। तनशीद आपको आ गई समझ? नाम सही लिया अब मुहिब तुम्हें? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करेंगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करें, वेट कर लो। अब हमें नहीं पता कि मोशन किस तरफ है। हाँ हाँ, बड़ी फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, बड़ी फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स। मोशन का नहीं पता ना, तो राइट पे 11 न्यूटन और लेफ्ट पे कितना है 3 और 2 मिला के कितना हो गया 5। तो 11 राइट पे 5 लेफ्ट पे, तो पॉजिटिव हमेशा किसको लेंगे? बड़े वाले को। तनशीद पॉजिटिव किसको लेंगे? हमेशा बड़े वाले को। बड़े वाला पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव। बताओ क्या आंसर आ जाएगा? हाँ, तो देखो रिजल्टेंट फोर्स अगर मोशन नहीं बताया हुआ तो बड़े वाला पॉजिटिव और छोटे वाला नेगेटिव। राइट पे 11 और लेफ्ट पे कितना है 3 और 2 मिला के क्या हो गया 5। तो बड़े वाला है 11 पॉजिटिव और ये 3 और 2 क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो बड़े वाली अगर मोशन बताया हुआ है तो मोशन की तरफ जो फोर्स होगी वो पॉजिटिव, बेशक छोटी भी हो। अगर मोशन बताया हुआ तो फिर बड़ा छोटा नहीं देखेंगे। अगर मोशन नहीं बताया हुआ फिर बड़ा छोटा देखेंगे। मोशन की डायरेक्शन में छोटी फोर्स भी है तो उसको पॉजिटिव लेंगे। जब मोशन बताया होगा फिर बड़ा छोटा नहीं देखेंगे। अगर मोशन नहीं बताया हुआ फिर बड़ा पॉजिटिव और छोटा नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा यहां पे 11 न्यूटन राइट पे और 5 न्यूटन लेफ्ट पे। क्या आंसर आ गया 6 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग खुद करें, मैं वेट कर रहा हूं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 सोचो क्या आंसर होगा। अच्छा, अब इसमें मोशन बताया हुआ या नहीं बताया हुआ, पहले मुझे ये बताओ। अच्छा, ना भी बताया हो ना भी बताया हो तो 3 न्यूटन इज द बिगर फोर्स। 3 न्यूटन इज द बिगर फोर्स। हाँ जी, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 में रिजल्टेंट फोर्स? हाँ जी, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू बड़ी फोर्स पॉजिटिव और छोटी फोर्स नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा 2.7 प्लस 3 न्यूटन माइनस 0.3 न्यूटन। कितना आ गया 2.7 न्यूटन। क्लियर यहां तक? क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा स्लो करते हैं और समझ के करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आई बिलीव आपको नजर आ रहा होगा। एक जहाज बताया हुआ है, जहाज के ऊपर कुछ फोर्सेस हैं। कौन कौन सी फोर्सेस हैं? टी है, एल है, डब्ल्यू है, आर है। इनको डिफाइन किया होगा। ठीक है। फिगर 4 शोज एन एरोप्लेन और एरोप्लेन पे कुछ फोर्सेस हैं। अब हम देखते हैं कि क्या क्या बताया हुआ है। हमें बताया हुआ है कि फिगर 4 shows an aeroplane. 4 forces acting on the aeroplane are lift force from the air, weight of the aeroplane, ठीक है, resistive force R of air and forward thrust force from the engine। अच्छा जी, एक फोर्स ये हो गई T, ऊपर की तरफ फोर्स हो गई लिफ्ट की फोर्स, नीचे की तरफ उसका हो गया वेट, और पीछे की तरफ हो गई एयर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव फोर्स। बात समझ आ गई? टी हो गया इंजन का थ्रस्ट, आर हो गई उसके ऊपर, थोड़ा सा लैग आ रहा है मैं कनेक्ट कर लूं। अच्छा, अगर हम लंबे लंबे नोट्स लिखते हैं ना, आपसे पास पेपर नहीं होंगे। पास पेपर में इस तरह की चीजें पूछते हैं, तो हमने नोट्स भी बनाते जाने और पास पेपर टाइप प्रैक्टिस भी साथ करते जानी है, ताकि दो काम एक साथ होते जाएं। अच्छा जी, अब ये फोर्सेस मैंने बना दी हैं, होपफुली नजर आ जाएंगी। कुछ ज्यादा ही लैग आ रहा है आज। अच्छा जी, 4 फोर्सेस हैं। कौन कौन सी अगर हम बनाते हैं? एक फोर्स है आगे की तरफ, कौन सी? थ्रस्ट की फोर्स, उसका इंजन का थ्रस्ट। लैग आ रहा है बहुत ज्यादा, एक सेकंड रुक जाओ, मैं जरा नेट देख लूं बेटा, एक सेकंड सिर्फ। अच्छा, एक फोर्स हो गई थ्रस्ट की, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ। दूसरी फोर्स हो गई आर, तीसरी फोर्स हो गई लिफ्ट की फोर्स, अच्छा, और चौथी फोर्स हो गई वेट की फोर्स। इंटरनेट आज हमें धोखा दे रहा है, ठीक है। अच्छा, कुछ बताया हुआ है वो देखते हैं, आता हूं मैं आपकी तरफ।
द एरोप्लेन हैज नो वर्टिकल मोशन एंड इज ओनली एक्सेलरेटिंग हॉरिजॉन्टली। एरोप्लेन का वर्टिकली कोई मोशन नहीं है और हॉरिजॉन्टली वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। वर्टिकल क्या होता है, ऊपर नीचे। वर्टिकल क्या होता है, ऊपर नीचे। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, आगे की तरफ। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, कोई बच्चा पूछ रहा था, किसी बच्चे ने कुछ पूछना था। अच्छा, पहला पार्ट, कंपेयर द वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द एरोप्लेन। वो कह रहे हैं कि एल और डब्ल्यू को कंपेयर करो। क्या कहते हो आप, एल बड़ा होगा या डब्ल्यू बड़ा होगा? वजह बताओ क्यों? नो वर्टिकल मोशन, द एरोप्लेन हैज नो वर्टिकल मोशन। मुझे बताएं, वर्टिकल अगर मोशन नहीं है तो फोर्सेस क्या होंगी, बैलेंस। तो एल विल बी इक्वल टू डब्ल्यू। कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, इसकी रीजन भी साथ लिखो, सिंस नो वर्टिकल मोशन। क्या लिखेंगे साथ, सिंस नो वर्टिकल मोशन। वो तो बात की बात है, सिंस नो अभी तो नहीं है ना, तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, अभी डिस्कस नहीं करते। ठीक है, सिंस नो वर्टिकल मोशन, सो एल एंड डब्ल्यू आर इक्वल। कंपेयर द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द एरोप्लेन। अगर मैं आपसे पूछूं, द एरोप्लेन इज एक्सलरेटिंग, द एरोप्लेन इज एक्सलरेटिंग, टी और आर इक्वल होंगे, टी बड़ा होगा या आर बड़ा होगा? टी बड़ा होगा। वेरी गुड। कैसे पता चला? क्योंकि इट इज एक्सलरेटिंग। बेटा एरोप्लेन एक्सलरेट कर रहा है, तो कौन सी फोर्स बड़ी होगी, टी या आर? टी बड़ी फोर्स होगी, तो टी बड़ा होगा, आर छोटा होगा। कैसे पता चला? बिकॉज इट इज एक्सलरेटिंग। हाँ, चले जाओ। वैसे अभी क्लास खत्म करने लगे, नेट साथ नहीं दे रहा। अगर एक मिनट बर्दाश्त कर सकते हो। अच्छा देखो, राइट एन इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द एरोप्लेन। जल्दी बताओ, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। टी माइनस आर क्या होगा, टी माइनस आर, क्योंकि टी बड़ी फोर्स है और आर छोटी फोर्स है, तो क्या हो जाएगी रिजल्टेंट फोर्स? बेटा नेट हमारा साथ कम दे रहे हैं, तो इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, कल ये नोट्स में प्रिंट करके ले आऊंगा जिन बच्चों के पास नहीं है। तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी टी माइनस आर। अच्छा, एक चीज सुन लो, फिर चले जाओ, आप बेशक चले जाएं। हमारा पढ़ने का मेथड ये है कि हम सारी जो चीज है ना, पूरा टॉपिक, जैसे अभी हम फोर्सेस कर रहे हैं, उसके सिलेबस और पास पेपर के अकॉर्डिंगली इस तरह की शीट्स बना लेते हैं। फिर उन शीट्स के ऊपर पास पेपर में जितनी चीजें पूछ सकते हैं, फ्यूचर पेपर में जितनी चीजें पूछ सकते हैं, फोर्सेस को लेबल करना, रिजल्टेंट फोर्स लिखना, एक्सलेशन लिखना, वो सारे क्वेश्चन हम बना लेते हैं। फिर उसके नोट्स भी बनते जाते हैं, प्रैक्टिस भी होती जाती है। ठीक हो गया? अब आप भाग सकते हैं। और हाँ, हम जो एक्स्ट्रा क्लास है वो फिर फ्राइडे से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ, अली भाई नए बच्चों को ऐड कर लें। एक्स्ट्रा नोट्स मैं कल ले आऊंगा। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटा। हाँ तंशीद। The box हाँ हाँ। is still because can't friction projector and a movie. No, 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 no. Since you're pulling it, so something is stopping it. Look, even if something is not moving and you're pulling that thing, the friction is there. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, गाड़ी की छत के ऊपर मैं तुमसे एक सवाल ये पूछता हूँ, जरा देखो इधर। फर्ज करो मैं एक सरफेस के ऊपर ना एक डब्बा रख देता हूँ, ठीक है? इस डब्बे की इस तरफ मैं पंखा चला देता हूँ। क्या चला देता हूँ? फैन। जब फैन मैं ऑन करूंगा तो विंड होगी या नहीं होगी? ये विंड है ना। अब मुझे बताओ, जब ये विंड होगी तो इस डब्बे पे फ्रिक्शन होगी या नहीं होगी, अगर ये स्टिल भी है? क्या ख्याल है? There's still some force. हाँ होगी, बिकॉज द विंड वांट्स टू पुश इट। फर्ज करें बेटा, व्हाट इज योर नेम? Custom. कासिम, इधर आओ। फर्ज करो मैं कासिम को धक्का देता हूँ और कासिम हिलता नहीं है। मैं धक्का दे रहा हूँ, कासिम नहीं हिल रहा, तो कासिम पे फ्रिक्शन है या नहीं है? वो है। ग्राउंड से क्यों है? हालांकि रुका हुआ है ना, क्योंकि मैं उसको पुश कर रहा हूँ। जब किसी चीज को हम पुश या पुल करते हैं और वो रुकी हुई होती है, तो फ्रिक्शन उसको अपोज कर रही होती है। ठीक है, पूछो कासिम। सर वो मैंने बस इसका रोलिंग का थोड़ा सा क्लैरिफाई करना था। हाँ 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 जो फ्रिक्शन चल रही होती है, हाँ हाँ। that's not just that's trying to stop the rotation of yes, the wheel, right? yes, yes, और फिर and it is opposite to the rotation then, it is opposite to, so it is opposite to the motion, it's just or not rotation। it's opposite to the circular motion then. हाँ हाँ हाँ, लेकिन फिर मोशन जो के फिर डायरेक्शन में चली जाती है, फिर वो लीनियर जो मोशन बाइक के। हाँ हाँ जो बाइक होती है, फिर हाँ। वो friction acts as the force for the linear motion kind yes, of, yes, but it also still opposes it क्योंकि फिर वो heat को वो समझ करने लो, की यही कोशिश- बात है, यही बात है, यही बात है। ये देखो, जब हम बाइक के टायर्स बनाएंगे ना, हम्म। मुहिब आगे आ जाओ। अच्छा देखो, जब हम इंडिविजुअल टायर्स बनाएंगे
तो इंडिविजुअल टायर्स पे जो फ्रिक्शन है वो इस तरफ होगी मोशन जी। की डायरेक्शन में, लेकिन जब हम बाइक पे बनाएंगे ना फ्रिक्शन, वो हम मोशन के अपोजिट बनाएंगे। देखो बेशक वो मोशन के डायरेक्शन में है, लेकिन रोटेशन को तो अपोज कर रही है ना, और रोटेशन मोशन का कॉज है। आ गई समझ? बस ये बात, ठीक है। क्योंकि वो स्लो डाउन कर रही है ना। हाँ मेरे मामू ने एक चीज कही थी कि जब फिजिक्स समझ आ जाएगी तो फिर सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन फिजिक्स एक दिन नहीं, फिजिक्स जब बहुत ज्यादा टाइम समझ आ जाएगी। अब मुझे फिर- थोड़ा कुछ समझ आना शुरू हो गया नहीं इसका। फिर कर सकते अच्छा हैं। एक और चीज मैंने आपसे हम्म, लर्न करनी है जो वैसे शायद ए लेवल्स में ही आप पढ़ाते हाँ हाँ हैं। मैं समझाऊंगा। जब वो जो थर्ड लॉ होती है एक्शन रिएक्शन, ये एक्शन रिएक्शन, हाँ हाँ। सो आई एम लिटरली मूविंग माय हैंड राइट नाउ, तो फिर वो तुम्हारे लिए मैं एक काम करने लगा हूँ, जी तुम्हें मैं सिलेबस से आगे का फिजिक्स पढ़ाऊंगा, एंड वी आर कीपिंग अ क्लास ऑन सैटरडे फॉर 3 आवर्स। उस 3 आवर्स में मैं तुम्हें रिलेटिविटी, क्वांटम फिजिक्स, वट एवर यू वॉन्ट, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड, लेट्स कीप अ क्लास। उसमें हम एडवांस फिजिक्स पढ़ेंगे, ए लेवल का आगे का। पहले मैं ये वाली फिजिक्स कर लूं, नहीं मेरा मेरी एक चीज है, मेरे जो बच्चे हैं ना पुराने, वो एक चीज बताते हैं, वो कहते हैं कि मैं बहुत डिफिकल्ट चीजों को बहुत इजी करके समझा देता वैसे हूं। आपने ये रोलिंग के साथ थोड़ा किया था क्योंकि वो नोट्स मुझे से चीजों पढ़ को ना के ब्रेक डाउन करना बड़ा अच्छा आता है, मतलब हाँ मैं चीजों को ना समझा सकता हूँ। तुम मेरे साथ बस इस सैटरडे से करो शुरू, फिर देखते हैं। ठीक है? देख लूंगा मैं। सो वैसे एक सेकंड सर, सर ये मिक्स उसकी छोटी बात होगी ना है। सर ये मिक्स क्लास है ना O1। हाँ हाँ, लेकिन तुम्हारी अब अलग से जो क्लास है वो हम शुरू कर रहे हैं कल से, और वो मैंने टाइम पूछा था, ज्यादातर बच्चे लेट नाइट को प्रेफर कर रहे हैं। जो भी वो लेवल है उसके ऊपर बस एक ही सिलेबस होता है O1 के लिए। हाँ 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 हाँ, सिलेबस एक ही होता है, वो तुम्हें कासिम बता सकता है। वो इस तरह होता है कि O1 में, O2 में और O3 में आप जो कुछ पढ़ते हैं उसका जो फाइनल एग्जाम है वो O3 में होता है। इस तरह होता है। जैसे तुम जो पढ़ोगे ना O1 में, और जो तुम पढ़ोगे O2 में, अगर कोई बच्चा O1 में सारा कुछ पढ़ ले तो उसी साल एग्जाम भी दे सकता है। उसी देखो साल- हाँ सब्जेक्ट एक ही है, सब्जेक्ट syllabus भी फिजिक्स